हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं देवा फॉदर सर क्लासेज। तो अगला नया टॉपिक है मूल्यांकन, एवोल्यूशन। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा किसी कार्य का मूल्य का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी कार्य के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें, मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो मूल्य, दूसरा अंकन। मूल्य का मतलब होता है उनके मूल्य का निर्धारण करना, अंकन मतलब मापन करना, अर्थात उसके व्यक्तित्व का मापन करना। अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि मूल्यांकन करने से पहले सबसे पहली बात है शैक्षिक प्रक्रिया। शैक्षिक प्रक्रिया, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि शैक्षिक प्रक्रिया के कितने अंग हैं। तो ध्यान रखना, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 अंग हैं। और वो 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला दे रखा है अध्ययन, उद्देश्य एवं प्रयोजन। अध्ययन, उद्देश्य, यह बालकों को किसके लिए और क्या सिखाया, ये क्या बताता है? अध्ययन उद्देश्य होता है, यह बालकों को बताता है कि इसने किसके लिए और क्या सिखाया है, इसका क्या प्रयोजन है, ये देखना चाहता है। तो ध्यान रखना, अध्ययन उद्देश्य में बालकों को किस लिए और क्या सिखाया जाता है, किस लिए और क्या सिखाया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है आपका अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियाँ। बालकों को जो सिखाना है उसे किस रूप में प्रस्तुत किया जाए, मतलब परिस्थिति उत्पन्न करना। इसमें परिस्थिति उत्पन्न करना कि हमें छात्रों को क्या सिखाना है। पहली बात तो पहला पॉइंट था कि बालकों को किस लिए और क्या सिखाया जाए। दूसरा था कि बालकों को जो सिखाना है, बालकों को जो सिखाना है उसे किस रूप में प्रस्तुत किया जाए, मतलब उसको किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए। तो इसको कहते हैं अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियाँ। कौन सी परिस्थितियों में, मतलब अध्ययन अध्यापन संबंधी विषय वस्तु को क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। तीसरा है जब उसको प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो क्या करेगा? मूल्यांकन, अर्थात वो ये प्राप्त करेगा कि बच्चे ने अपने आप में कहाँ तक या कौन सी सीमा तक सुधार किया है, अर्थात इन उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया है। अर्थात जो कुछ उद्देश्य प्रयोजनों के अनुरूप सिखाया गया है, बालक उसे किस सीमा तक ग्रहण कर पाए हैं, इस बात का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना भाई, आपके सामने 3 पॉइंट हो गए। पहला जो था वो था अध्ययन, अध्ययन उद्देश्य, अध्ययन उद्देश्य। दूसरा था परिस्थितियाँ, अध्ययन अध्यापन की परिस्थितियाँ। और तीसरा था एवोल्यूशन, मतलब मूल्यांकन। तो ये वही मूल्यांकन है जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मूल्यांकन का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग है। मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मूल्यांकन जो है वो है शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग है। अब ये बताना है कि ये शैक्षिक प्रक्रिया का किस प्रकार से अंग है, ये तुम्हें बताना है। तो देखो, इस शैक्षिक प्रक्रिया का मूल्यांकन एक अंग, जिस प्रकार एक चिकित्सक अपनी औषधि का मूल्यांकन रोगी के रोग बढ़ने या घटने पर करता है, उसी प्रकार शिक्षक अपने अध्यापन का मूल्यांकन बालकों में होने वाले अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से करता है। जैसे कोई चिकित्सक है, चिकित्सक, और ये किसी रोगी को क्या देगा? दवाई देगा। तो ये इसके बारे में कैसे पता लगाएगा कि
मेरे द्वारा किया गया इलाज कहाँ तक संभव है, तो उसके क्या करेगा, रोग के बढ़ने या घटने, कि रोग बढ़ गया है या घट गया है। इससे इसको पता लग जाएगा कि चिकित्सक के द्वारा दी गई दवाइयों के माध्यम से उन्होंने कहाँ तक या कौन सी सीमा तक परिवर्तन कर लिया है। उसी प्रकार हम देखें शिक्षक क्या करेगा, छात्रों के लिए उसके व्यवहारगत परिवर्तन जो होते हैं, व्यवहारगत परिवर्तनों के घटने या बढ़ने से पता लगा जा सकता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि जो पहला जो पॉइंट था, मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर मरीज को औषधि दे करके उसका मूल्यांकन उसके रोग के बढ़ने या घटने पर करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी अपने अध्यापन का मूल्यांकन बालकों में होने वाले अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से करता है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार का गुणात्मक और मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। तो देखो, मूल्यांकन मापन की अपेक्षा डिफरेंट अतः अलग होता है, क्योंकि मापन परिमाणात्मक अतः क्वांटिटिव मात्रा प्रस्तुत करता है, जबकि जो मूल्यांकन होता है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव दोनों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अर्जित मूल्यों का ज्ञान करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अब देखो, अर्जित मूल्यों का ज्ञान अर्थात दूसरे से क्या ग्रहण किया गया है, इनका ज्ञान करने के लिए क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट था मूल्यांकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूल्यांकन उद्देश्य तथा शिक्षण पद्धतियों के परस्पर संबंध को निम्नलिखित कौन सी साइज में त्रिकोणीय रूप में प्रस्तुत करता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें, जैसे पहला कौन सा था, मूल्यांकन से उद्देश्य और शिक्षण पद्धति। इसके अलावा दूसरे शब्दों में देखें तो शिक्षण उद्देश्य, जिसमें आ जाता है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, और शिक्षण पद्धति या मूल्यांकन, इसमें जाता है शिक्षक, और मूल्यांकन के द्वारा अधिगम अनुभव, इसमें जाता है विद्यार्थी। परस्पर समृद्ध रूप का उद्दक होते हैं। तो देखो, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि एक त्रिभुज है, ये बना देता हूँ बड़ा सा। इसको किसने दिया था, ब्लूम्स ने, डॉक्टर ब्लूम्स ने दिया था। इन्होंने त्रिकोणीय रूप में प्रस्तुत किया। तो पहले था ऊपर शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य में क्या आ जाता है, पाठ्यक्रम। इधर का है व्यवहारगत परिवर्तन, इसमें कौन सा आ जाता है, तो व्यवहारगत जो परिवर्तन जो होता है, ये ध्यान रखना, व्यवहारगत जो परिवर्तन जो होगा वो अनुभव होगा, अधिगम अनुभव। क्या होगा, अधिगम अनुभव होगा। और तीसरे नंबर पर आता है आपका मूल्यांकन के साधन में कौन आता है, शिक्षक। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से त्रिकोणीय अवस्थाएं आ जाता है क्वेश्चन। निम्नलिखित त्रिकोणीय अवस्था में कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो ध्यान रखना, उस तरह से कर सकते हैं। तो पहला था शिक्षण प्राप्त उद्देश्य या शैक्षिक उद्देश्य, जिसमें आता है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम। व्यवहारगत परिवर्तन, इसमें आ जाते हैं आपके व्यवहार परिवर्तन में आ जाता है आपका सब अनुभव, विद्यार्थी क्या जाते हैं,
विद्यार्थी। और तीसरा था मूल्यांकन के साथ इसमें कौन आते हैं, शिक्षक, ध्यान रखना। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मूल्यांकन की डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी, दांडेकर, वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दांडेकर के अनुसार। इसके बाद हम देखते हैं कि मूल्यांकन होता क्या है, कुछ पॉइंट हैं मूल्यांकन संबंधी, ध्यान रखना। तो इसमें दे रखा है मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, पहला पॉइंट है मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। और दूसरा पॉइंट है इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, मोस्ट है। इसका सीधा संबंध क्वेश्चन आ जाता है, मूल्यांकन का सीधा संबंध 2016 रीट में आ चुका है। तो इसका सीधा संबंध होता है शिक्षा के उद्देश्यों से, क्योंकि ये उद्देश्यों की प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग मूल्यांकन ही है। यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है, अर्थात उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है वही मूल्यांकन है, अर्थात यह उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया होती है। इसके अलावा और कुछ मैं बता देता हूँ, 2-4 पॉइंट और बता देता हूँ। मूल्यांकन उचित मूल्यांकन जो है वो उचित या अनुचित का निर्माण करवाने में सहायक है। क्या करती है, हेल्प करती है कि कौन सी चीज़ उचित है और कौन सी अनुचित है, इसका निर्माण करवाने में मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यह उद्देश्यों की स्तर का भी ज्ञात करवाता है, ठीक है, और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसके हम उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य एवं महत्व है। वैसे तो इसके कई सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट कुछ उद्देश्यों को ही बताऊंगा। इसमें सबसे पहला उद्देश्य दे रखा है शिक्षण व्यूहरचना में सुधार एवं विकास करना। तो देखो, जो शिक्षण की जो व्यूहरचना पहले से ही बना लेते हैं, व्यूहरचना होती है जो शिक्षण की रचना बना लेते हैं पहले से, किस तरह से पढ़ाना है, हमें क्या करना है, उसमें सुधार किया जा सकता है और उसका विकास भी किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है। एवोल्यूशन जो होता है, मूल्यांकन जो होता है, वो निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी हैं, जैसे तीसरा पॉइंट अधिगम के लिए प्रेरणा देता है। अधिगम हेतु प्रेरणा। मूल्यांकन जो होता है वो अधिगम के लिए प्रेरणा देता है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, इसी का चौथा, यह पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा मोस्ट है, ध्यान रखना है, पाठ्यक्रम में संशोधन। ये नहीं है तो आप इसको नोट कर लेना, पाठ्यक्रम में क्या करता है, संशोधन करता है। अब हम 5वां पॉइंट देखते हैं, बालकों की उपलब्धि। बालकों की जो उपलब्धि होती है इसकी क्या करता है, नॉलेज लेता है, अर्थात जानकारी करता है। क्योंकि उपलब्धि जो होती है वो बच्चे ने कहाँ तक, कौन से स्तर तक क्या सीख लिया है, वही उपलब्धि होती है उसकी, शिक्षक उपलब्धि। तो शिक्षक उपलब्धि के बारे में एवोल्यूशन अर्थात जो मूल्यांकन होता है वो पता लगा देता है। इसके अलावा
महत्वोद्देश्य एक साथ ही बता दिए जा रहे हैं। अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है इससे, परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य और भी है, उन्नति में सहायक होता है। सबसे मोस्ट है कि ये बालकों का क्या करता है, एवोल्यूशन जो होता है बालकों का क्या करता है, सर्वांगीण विकास करता है। क्या करता है, सर्वांगीण विकास। एवोल्यूशन जो होता है वो बालकों का क्या करता है, सर्वांगीण विकास करता है। अगला नेक्स्ट उद्देश्य, 6वें नंबर का उद्देश्य देखते हैं। यह क्या करता है, छात्रों की जो कठिनाइयाँ होती हैं, छात्रों की जो कठिनाइयाँ होती हैं, उन कठिनाइयों का क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करता है। इसके अलावा अगला नेक्स्ट है, यह बालकों के विकास को निरंतर गति देता है। क्या देता है, निरंतर गति देता है। क्योंकि ये निरंतर प्रक्रिया होती है जो लगातार चलती रहती है, इससे बालकों का जो विकास की जो गति होती है वो निरंतर चलती रहती है। इसी के साथ अब मूल्यांकन 2 प्रकार से होगा। पहला होगा औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक मूल्यांकन के लिए विधियाँ। तो इसमें सबसे पहली जो विधि आती है वो है जांच सूची या चेकलिस्ट विधि। ये औपचारिक की एक ऐसी विधि है जिसमें बालक की अभिरुचियों, अवृद्धियों और भावनात्मक पक्ष की जांच की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें बालक के व्यवहारिक क्रियाओं के आधार पर मूल्यांकन जो करता होता है वो क्या करता है, प्रत्येक सूची बिंदु के समक्ष बालक के व्यवहार और क्रियाओं के उपयुक्त और अनुपयुक्त होने पर हाँ और नहीं का संकेत करना होता है। इसमें जैसे कोई छात्र है, छात्र की क्रियाओं को देखेगा, वो क्रियाओं या व्यवहारों को, इनसे संबंधित वो क्या करेगा, उसमें कोई क्वेश्चन देगा जांच सूची करने के लिए। और उसके बाद जैसे देगा, माना कि कोई क्वेश्चन दे दिया कि बालक, जैसे अभी बता देता हूँ, क्वेश्चन देगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया बालक समय पर विद्यालय जाता है, उसके बाद यहाँ पे लिख देगा हाँ और बोलेगा नहीं। ये जांच सूची होती है, इससे उसका मूल्यांकन हो जाता है। अब पता लग जाता है कि बालक किससे क्या जवाब देता है, हाँ देता है या नहीं देता है, इसके आधार पर। तो जांच सूची क्या होती है कि बालक के व्यवहार और क्रियाओं को क्या करता है, उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, उसके सामने क्या करता है, वो हाँ या नहीं लिख करके देता है। तो ध्यान रखना, जांच सूची जो होती है, चेक लिस्ट होती है, उसमें क्वेश्चन जो लिखे होते हैं उसमें हाँ या नहीं में जवाब देना होता है। ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है प्रश्नावली। अगला कौन सा है, प्रश्नावली। देखो प्रश्नावली जो होती है ये एक शास्त्राकार का रूप है। जो शास्त्राकार होता है ना इंटरव्यू, उसी का ही एक रूप होता है। इसमें क्या होता है कि दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उसे डाक द्वारा भी व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाए कि जो व्यक्ति दूरस्थ होते हैं उसको
उसका अगर हमें मूल्यांकन करना हो तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, तो आपका आंसर होगा प्रश्नावली। तो प्रश्नावली का यूज किया जाता है यदि कोई व्यक्ति दूरस्थ स्थानों पर रहता हो तो उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए डाक के द्वारा उस व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। अब इसमें हम बात करते हैं भाई इस विधि में होता क्या है। पॉइंट पढ़ते हैं हम। पहला, इस विधि में होता क्या है कि इसमें मौखिक ऑब्लिक लिखित रूप में क्या पूछे जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। या तो मौखिक रूप से दो या लिखित रूप से उत्तर देने होते हैं। अब इसमें उत्तर देने वाले व्यक्ति को प्रश्न पढ़कर केवल चिन्ह लगाना होता है। प्रश्न लिखे होते हैं, इसमें उनको क्या लगाना पड़ता है, चिन्ह लगाना पड़ता है। अब इसमें दे रखा है कि बालक या व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण प्रविधि होती है। तो ध्यान रखना भाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन बन जाता है कि दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालक या व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण प्रविधि कौन सी है, तो आपका आंसर होगा प्रश्नावली। ध्यान रखना। जांच सूची से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा कि बालक की आवृत्ति भावात्मक पक्ष की जांच करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा जांच सूची। हाँ, जांच सूची। क्या क्वेश्चन जो आ जाए कि किसके द्वारा मूल्यांकन क्रमबद्धता और निश्चितता से करेंगे, क्रमबद्धता और निश्चितता से, तो आपका आंसर होगा जांच सूची। ध्यान रखना विशेष, ठीक है। आपको इस एक्सरसाइज को ख़त्म होने के बाद ही आपके पास 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्नावली प्रश्नों की रचना के आधार पर दो प्रकार की, संरचित और असंरचित। ध्यान रखना, प्रश्नों की रचना के आधार पर दो प्रकार की होती है जी, संरचित और असंरचित। नेक्स्ट है कि प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की, खुली, बंद, मिश्रित और चित्र में। ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रविधि की तरफ। अगला नेक्स्ट है अभ्यास कार्य। तो देखिए हम अभ्यास कार्य में अध्यापक के द्वारा कराए गए शिक्षण का छात्रों द्वारा सही और पूर्ण अधिगम कर लिया गया है या नहीं किया गया, इसकी पुष्टि के लिए छात्रों से अभ्यास कार्य करवाया जाता है। जैसे शिक्षक ने सूत्रों को बच्चों को लिखवा दिया, याद करवा दिया। अब यह देखा जाता है कि उसका छात्रों के द्वारा सही या पूर्ण रूप से अधिगम कर लिया गया, मतलब सीख लिया गया है या नहीं सीख लिया गया है। क्योंकि अभ्यास के बिना याद किए गए सूत्र या नियम से समस्याओं को सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब तक उन नियमों के आधार पर अभ्यास नहीं करवाया जाता तब तक वे अपने नियमों को अपने व्यवहारिक जीवन में शीघ्रता और शुद्धता से उपयोग में नहीं ला सकते। क्योंकि फिर उनको ऐसा लगता है कि हम भूल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अभ्यास नहीं किया है। इसलिए ध्यान रखना, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति ये ऐसी सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आपको स्थायी रूप से समझना है तो अभ्यास कार्य बहुत ज़रूरी होता है। तो ध्यान रखना भाई, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति तीनों पॉइंटों को विशेष ध्यान रखना। अभ्यास कार्य के द्वारा ही स्पष्ट और स्थायी रूप से समझा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट प्रविधि चलते हैं, उसका नाम है प्रदत्त कार्य। उसका नाम है प्रदत्त कार्य। तो देखो प्रदत्त कार्य क्या होता है। प्रदत्त कार्य का उपयोग दोनों प्रयोजनों, मतलब एक तो अधिगम और एक मूल्यांकन, दोनों के लिए ही किया जाता है। अब प्रदत्त कार्य की हम बात करते हैं प्रकारों के बारे में। तो प्रदत्त कार्य के जो प्रकार होते हैं वो एक तो कक्षा के पाठ का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि इसके फलस्वरूप क्या होगा कि अवधारणाओं के स्पष्टीकरण तथा ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि जो प्रदत्त कार्य, जो असाइनमेंट होता है, जो कार्य दिया गया है, कक्षा के पाठ का विस्तार हो जाता है।
ठीक ठाक तरीके से, क्योंकि अवधारणाओं का स्पष्टीकरण हो जाता है, और जब स्पष्टीकरण हो जाएगा तो ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद आता है स्वयं मूल्यांकन। स्वयं मूल्यांकन सभी बालक जानते हैं कि जब कक्षा में पहले कोई पाठ पढ़ाया गया है या विषय वस्तु के बारे में बताया गया है, जब तक बालक उसका स्वयं मूल्यांकन नहीं कर लेता तब तक वह यह नहीं बता सकता कि ये मुझ पर आता है या नहीं आता है। अतः छात्रों के द्वारा स्वयं मूल्यांकन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रकरणों का विस्तृत अध्ययन। देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी दत्त कार्य कुछ प्रेषण आंकड़ मापने वस्तुओं के संग्रह पर आधारित हो सकते हैं, ठीक है नहीं। कभी कभी दत्त कार्य ऐसा होता है कि आंकड़े पर रिलेटेड हो, या आंकड़े दे दिए 2 4 6 8 15, या वस्तु दे दी, कुछ वस्तुओं के नाम दे दिए, इन पर होती हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है, सारणीबद्ध करना होता है। तो सारणीबद्ध करने के लिए क्या करेंगे, विशिष्ट प्रकरणों का विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है। किस प्रकार से उनको सारणीबद्ध करना है इसका ध्यान रखना होता है, ठीक है नहीं। तो अब हम नेक्स्ट प्रविधि की तरफ चलते हैं, उसका नाम है शास्त्राकार। नेक्स्ट प्रविधि उसका नाम है शास्त्राकार। देखो शास्त्राकार क्या होती है, इस इंटरव्यू का आ जाता है शास्त्राकार। ज़्यादातर उपयोग में भी इंटरव्यू का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक के उपयोग से गणित में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों, बहुत ही मोस्ट पॉइंट, शैक्षणिक उपलब्धियों तथा व्यवहारगत परिवर्तनों के मूल्यांकन में उचित सहायता मिलती है। तो ध्यान रखना, विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धियों और व्यवहारगत परिवर्तनों के मूल्यांकन में उचित सहायता मिलती है। किसके द्वारा, शास्त्राकार के द्वारा। यह विधि शिक्षा नीति, शिक्षा योजना, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या की उपयोगिता, शिक्षकों के व्यवहार का पता लगाने, छात्रों की रुचि अभिरुचि, शैक्षिक उपलब्धियों, समस्याओं का पता लगाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो ध्यान रखना भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए शास्त्राकार, क्योंकि इसमें क्या है कि किस किस का ध्यान रखा जाता है। तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट था इसमें शिक्षा नीति, शिक्षा नीति, शिक्षा नीति, शिक्षा की योजना, शिक्षा योजना, शिक्षा नीति, शिक्षा योजना, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य। इसके अलावा रुचि अभिरुचि, रुचि अभिरुचि आदि का पता लगाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, निम्न कक्षाओं के लिए नहीं है, ये उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए है। विषय धारणा क्वेश्चन आ जाए कि उच्च स्तर कक्षाओं की उपयोग हेतु एवोल्यूशन करने के लिए कौन सी प्रविधि का उपयोग करते, तो आपका आंसर क्या होगा, शास्त्राकार होगा। अब हम देखते हैं शास्त्राकार के उपयोग। शास्त्राकार के उपयोग, तो उपयोग में ध्यान रखना, शैक्षिक, ध्यान, शास्त्राकार का उपयोग है ये शैक्षिक उपलब्धियों, शैक्षिक उपलब्धियों तथा शैक्षिक समस्याओं का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। इसका महत्वपूर्ण उपयोग है, शैक्षिक उपलब्धियों तथा समस्याओं का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है शास्त्राकार के द्वारा। अब हम देखते हैं शास्त्राकार के प्रकार। तो देखो शास्त्राकार के जो प्रकार हैं, शास्त्राकार के जो प्रकार हैं, तो पहला देखा संरचित एवं नियंत्रित, एक ही बात है। असंरचित और अनियंत्रित, व्यक्तिगत शास्त्राकार, सामूहिक शास्त्राकार, व्यवसाय संबंधी शास्त्राकार, सर्वेक्षण शास्त्राकार, अनुसंधान शास्त्राकार और बाह्य एवं आंतरिक शास्त्राकार। ये शास्त्राकार के क्या हैं,
प्रकार। तो इनमें से क्वेश्चन इतना ही आ सकता है कि शास्त्राकार का निम्नलिखित में से प्रकार नहीं है। संरचित में नियंत्रित, असंरचित में नियंत्रित, व्यक्तिगत शास्त्राकार, और एक वैसे ही दे देगा नॉर्मल कुछ भी। तो ध्यान रखना आप कि शास्त्राकार का प्रकार वो ही नहीं होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज कह देगा कौन सा है, तो आप सभी उसी को करना। ठीक है। क्वेश्चन आया उच्च स्तर की कक्षाओं हेतु मूल्यांकन की प्रविधि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? शास्त्राकार होगा। क्वेश्चन आ जाए कि व्यवहारगत परिवर्तनों के मूल्यांकन उचित सहायता किसके द्वारा मिलती है, तो आपका आंसर क्या होगा? शास्त्राकार। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगला था पॉइंट प्रविधि, इसका नाम है निरीक्षण। निरीक्षण या अवलोकन। तो निरीक्षण के द्वारा बालकों के सामाजिक विकास, संवेगात्मक स्थिरता एवं बौद्धिक परिपक्वता के बारे में पता चलता है। तो ध्यान रखना भाई, सामाजिक विकास, संवेगात्मक स्थिरता और बौद्धिक परिपक्वता, इसके बारे में पता चलता है किसके द्वारा? निरीक्षण के द्वारा। तो ध्यान रखना आप। इसके अलावा अब बात करते हैं भाई हम अवलोकन। यह मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो ध्यान रखना, अवलोकन जो होती है वो व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ है क्योंकि अवलोकन में क्या किया जाता है? आसपास के वातावरण का अवलोकन ही किया जाता है, इसलिए व्यक्तिनिष्ठ है। अगर इसमें व्यक्ति नियत नहीं होगा तो अवलोकन नहीं हो सकता। दूसरी नंबर बात यह है कि यह व्यक्ति के व्यवहार की सबसे प्राचीन विधि है। सबसे प्राचीन विधि। तो ध्यान रखना, अवलोकन जो है वो एक तो व्यक्तिनिष्ठ विधि है, दूसरी सबसे ज़्यादा प्राचीन विधि है। इसके अलावा क्या है कि अवलोकन क्या करता है? बालक में विकसित रुचि, अभिवृत्ति, क्षमताएं, कौशल, इन सभी का सही प्रकार से मूल्यांकन कर देता है। इसी के साथ अब नेक्स्ट प्रविधि स्टार्ट होती है, इसका नाम है क्रम निर्धारण मान या रेटिंग स्केल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेटिंग स्केल, जिसको श्रेणी मापनी विधि भी कहा जाता है। यह सदैव व्यक्तिगत होती है। यह मापनी सामान्यतः कैसी होती है? व्यक्तिगत। यह 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 0 से 7 तक इस पर मापनी पर क्या है? अंक लिखे होते हैं। इन्हीं के नाम से होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 0 से 7 आदि होती है। इसे क्रम निर्धारण या निर्धारण मापनी भी कहा जाता है। इसका अगला नाम है श्रेणी मापनी। क्या नाम है? श्रेणी मापनी, या इसको रेटिंग स्केल भी कहते हैं, क्रम निर्धारण मापन भी कहते हैं, निर्धारण मापनी विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट बात ये है कि क्रम निर्धारण जो होती है वो प्रश्नावली जो विधि होती है उसका एक रूप है। इसी का एक रूप है क्रम निर्धारण, ये इसी का रूप है। प्रश्नावली विधि का ही क्या है? रूप है। यह बालक की कुशलताओं की क्या करती है? जांच करती है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जी कुशलताओं की जांच करती है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। संचित अभिलेख। कौन सा है? संचित अभिलेख। इसके द्वारा बालकों के घर, बहुत ही मोस्ट है, घर और विद्यालय संबंधी सूचना का मूल्यांकन संभव होता है। तो बालकों के घर और विद्यालय संबंधी सूचना का मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? घर और विद्यालय संबंधी। तो आपका आंसर क्या हुआ? संचित अभिलेख। इसमें क्या होता है कि छात्र की प्रगति और उसकी विभिन्न क्षेत्रों में योग्यताएं, क्षमताएं, विद्यालय की उपस्थिति और मासिक परीक्षा फल आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि उन्होंने कितना मासिक फल प्राप्त किया है, घर विद्यालय में उपस्थिति कैसी है इसकी, इस सब बातों का पता लगाया जाता है। अब है नेक्स्ट
समाजमिति। समाजमिति इसके प्रवर्तक कौन थे? J.L. मोरेनो। इसके प्रवर्तक कौन थे? J.L. मोरेनो। इस सन कौन सी थी? 1934, 1934 में। इसमें क्या होता है, यह पता लगाया जाता है, देखो समाजमिति के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, इसमें यह पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति की समाज में स्थिति क्या है, समाज में व्यक्ति का स्थान क्या है, समाज में स्थान क्या है, किसी व्यक्ति का समाज में स्थान क्या है, इसका पता लगाया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कोई व्यक्ति की समाज में स्थिति क्या है, इसका पता लगाने के लिए किस विधि का उपयोग करोगे, तो आपका आंसर क्या होगा? समाजमिति। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट है इसी का, समाजमिति का, कि ये एक समूह के सदस्यों में मित्रता का पता लगाया जाता है कि कितनी मित्रता है। कोई समूह दे रखा है, क्या दे रखा है? समूह। समूह में कैसी मित्रता है, इसका पता लगाया जाता है। मित्रता के बारे में पता लगाया जाता है किसके माध्यम से? समाजमिति विधि के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम, जिसको मैं पहले वैसे बता चुका हूँ। शैक्षिक प्राप्त उद्देश्यों को, इनका उद्देश्य के बाद आता है अधिगम अनुभव होता है, उसके बाद क्या होता है? मूल्यांकन होता है। पहले शैक्षिक उद्देश्य होंगे, फिर उसका अधिगम अनुभव होगा, तीसरे नंबर पर क्या होगा? मूल्यांकन होगा। इनको डॉक्टर B.S. ब्लूम के द्वारा त्रिभुज के रूप में क्या कराया गया था? इनको संबोधित किया गया था। इसमें सबसे पहला था शैक्षिक उद्देश्य, इनको पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम आता है, सीखने का अनुभव होता है, इसमें शिक्षार्थी आता है, इसमें मूल्यांकन के साधन होते हैं, इसमें कौन आता है? शिक्षक आता है। ठीक है। और कुछ इसमें विशेष पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट। रचनात्मक चिंतन के प्रोत्साहन हेतु कौन से प्रश्न दिए जाते हैं? रचनात्मक के लिए निबंधात्मक प्रश्न, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन तकनीक को 3 भागों में बांटा गया है, परीक्षण तकनीक, परीक्षणोत्तर तकनीक और विविध तकनीक, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है। इसके बाद मूल्यांकन की तकनीक, मूल्यांकन की तकनीक, तो इसमें परीक्षण, परीक्षणोत्तर और विविध तकनीक। तो परीक्षण जो तकनीक क्या होती है? फर्स्ट बात है, परीक्षण तकनीक क्या होती है? परीक्षण तकनीक मौखिक, लिखित एवं व्यवहारिक सभी प्रकार के परीक्षण आते हैं इसमें। मौखिक आता है, लिखित आता है, व्यवहारिक आता है। जैसे आपको दिख रहा होगा, लिखित और मौखिक तीनों आते हैं इसमें। अब मौखिक तो मौखिक होता है, लेकिन जो लिखित जो होता है वो 3 पार्टों में, निबंधात्मक, लघुत्तात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। व्यवहारिक प्रश्न व्यवहारिक ही रहेंगे, इस प्रकार के इसमें आते हैं। दूसरी बात करते हैं हम भाई, परीक्षणोत्तर। परीक्षणोत्तर तकनीक क्या होती है? इसके अंतर्गत निरीक्षण आता है, जैसे निर्धारण मापनी आती है, आत्मचरित्र, व्यक्तिगत निबंध, समाजमिति आदि परीक्षण आते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें परीक्षणोत्तर में निरीक्षण, समाजमिति और इसमें ये समाजमिति आता है और स्वविवरण। एक तो निरीक्षण होता है, एक स्वविवरण होता है। स्वविवरण और तीसरा समाजमिति। तो निरीक्षण में आता है निर्धारण मापनी, उपाख्यान, अवलेख, और स्वविवरण में आता है आत्मचरित्र, व्यक्तिगत निबंध। समाजमिति ही रहेगी। उसके बाद विविध तकनीक में आता है शास्त्राकार, संचयी, अवलेख। इस प्रकार से मूल्यांकन की तकनीक हुई। एक बार फिर आप देख सकते हैं। सबसे पहला परीक्षण, परीक्षण विविध तकनीक। परीक्षण को 3 भागों में बांटा, मौखिक, लिखित, व्यवहारिक। इसमें लिखित को 3 भागों में, निबंधात्मक, लघुत्तात्मक और वस्तुनिष्ठ। इसके अलावा बात करते हैं परीक्षणोत्तर। इसमें क्या होता है? निरीक्षण, स्वविवरण और समाजमिति आती है। निरीक्षण में 2 आते हैं, निर्धारण मापनी और उपाख्यान, अवलेख। और स्वविवरण में आता है आत्मचरित्र। स्वविवरण मतलब खुद के द्वारा, आत्मचरित्र हो गया, और व्यक्तिगत निबंध हो गया, खुद के द्वारा लिखा हुआ निबंध। समाजमिति ही रहेगी, जिसमें समाज में व्यक्ति का स्थान देखा जाता है कि इसमें समाज की स्थिति क्या है, या फिर उसमें परस्पर मित्रता क्या है। विविध तकनीक में आता है शास्त्राकार और संचय, अवलेख। इनके बारे में विवरण में पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं।
कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट गणित के परीक्षण संबंधी मोस्ट पॉइंट कि गणित के परीक्षण का स्तर 3 मापदंडों पर देखा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि कितने मापदंडों पर देखा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 3 मापदंडों पर देखा जाता है। तो वैधता, विश्वसनीयता और तीसरा है व्यवहारिकता। अभी बताऊंगा मैं वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता ये होती क्या है। तो ध्यान रखना 3 पॉइंट है, वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। गणित के परीक्षण को 3 स्तरों मापदंडों पर देखा जाता है। पहला वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। अब बात करें हम पक्ष की, तो पक्ष एक तो होता है ज्ञानात्मक पक्ष। इसका मूल्यांकन तीनों तकनीकों के प्रयोग द्वारा संभव है। परीक्षण, परीक्षणतर, विविध, तीनों तकनीकों के द्वारा। ज्ञानात्मक पक्ष सर्वोत्तम मूल्यांकन परीक्षण तकनीक से संभव है। सबसे अच्छा मूल्यांकन अगर हमें करना है तो वो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, परीक्षण तकनीक। कौन सी तकनीक, परीक्षण तकनीक। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया। नेक्स्ट, भावात्मक क्षेत्र क्या होता है। इसमें परीक्षणतर तकनीक से ज्ञात किया जाता है। ये वही बात होती है, एक तो होता है गुणात्मक प्रविधियाँ, एक परिमाणात्मक प्रविधियाँ या परीक्षाएँ। तो इसमें लिखित है, मौखिक है, प्रयोगात्मक है, ये निबंधात्मक है, ये सभी क्या होती हैं, परिमाणात्मक होती हैं। जबकि जैसे शास्त्राकार आ गया, संचय अभिलेख आ गया, ये सभी कैसी होती हैं, गुणात्मक होती हैं। तो भावात्मक क्षेत्र में क्या होती हैं, गुणात्मक आती हैं। तो इनके लिए शास्त्राकार की भावात्मक के उद्देश्य के मूल्यांकन के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। कौन होता है, शास्त्राकार। मैंने पहले ही बताया था शास्त्राकार इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं हम क्रियात्मक क्षेत्र। इसके लिए प्रायोगिक परीक्षण एवं निरीक्षण का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, प्रायोगिक परीक्षण किससे संबंध होता है, क्रियात्मक पक्ष से। मापदंड परीक्षण उद्देश्य केंद्रित होता है, ना कि विषय केंद्रित। मापदंड जो होता है वो परीक्षण उद्देश्य का केंद्रित होता है, ना कि विषय केंद्रित होता है। अब बात करते हैं हम अधिगम अनुभव। ये कई बार पॉइंट आ चुका है, अधिगम अनुभव क्या होता है, इसको मैंने अलग से लिख दिया है। वैसे वांछित या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कक्षा उपयोगी उद्देश्यों का निर्धारण करने में सबसे प्रमुख कौन है, विषय वस्तु है। सबसे प्रमुख कौन है, विषय वस्तु। ध्यान रखना, सबसे प्रमुख है विषय वस्तु। एक बार फिर देख लीजिए, अधिगम अनुभव क्या होता है, वांछित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जो वांछित पर व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, जो कक्षा उपयोगी होते हैं, तो उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, विषय वस्तु होती है। इसी को अधिगम अनुभव कहा जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत विषय वस्तु आती है। इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं मूल्यांकन संबंधी तुमने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मूल्यांकन। पहला क्वेश्चन देखें फर्स्ट, मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, अध्यापक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है। अध्यापक का बालकों पर प्रभाव बना रहता है, बालक अनुशासित रहता है, अध्यापक भी इससे सचेत रहता है। तो बताना है आप सभी को, मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट, अध्यापक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षण की प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, बालकों की उपलब्धि का स्तर बनाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखें, वस्तुनिष्ठ, थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है, व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव, वैधता का अभाव। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष कौन सा है, सबसे ज़्यादा प्रमुख दोष कौन सा है। तो आपका आंसर होगा इसमें
अभिव्यक्ति का अभाव। जब तक अभिव्यक्ति नहीं होगी तब तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मौखिक और लिखित मूल्यांकन में प्रमुख अंतर का आधार क्या है? लागत, समय की भिन्नता, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों में भिन्नता, पाठ्य वस्तु की विभिन्नता, बालकों में विविधता। तो ध्यान रखना भाई, ये काम तो तीनों में बराबर होते हैं, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन दोनों में होते हैं, पाठ्य वस्तु की भिन्नता भी होती है, बालकों में भिन्नता भी होती है, लेकिन लागत और समय की भिन्नता मूल्यांकन के लिखित और मौखिक में दोनों में डिफरेंट करती है, क्योंकि मौखिक में समय कम लगता है, लिखित में समय अधिक लगता है, इसलिए ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन की उपदेयता है। पहला ऑप्शन दे रखा है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होना, व्यक्तिगत सामूहिक मार्गदर्शन होने देना, विद्यार्थी की योग्यता क्षमता का आधारित वर्गीकरण करना, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन के लिए उचित स्थान है। प्रायोगिक कार्य करना हमें, तो उसके लिए उचित स्थान क्या होगा? तो ये आपको देखना है। कक्षा में केवल लिखित परीक्षा द्वारा, परीक्षा स्थल पर प्रश्न पूछकर, मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके, कक्षा में मौखिक परीक्षा द्वारा। तो देखो इसमें कार्य कौन सा है? प्रायोगिक है, अतः इसका क्या होगा? प्रयोगशाला में ही प्रयोग करके मूल्यांकन किया जा सकता है, सबसे उचित स्थान यही होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर B.S. ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित है? सीखने के अनुभव से, लघुत्तरात्मक प्रश्न से, मूल्यांकन के साधन से, उपयुक्त सभी से। तो B.S. ब्लूम्स ने मूल्यांकन प्रक्रिया किसके आधार दी थी? तो वो दी थी सीखने के अनुभव से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था 8 वाला क्वेश्चन, जिन प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर के संकेत दिए हों वो प्रश्न कौन से होते हैं? तो आपका सभी जानते हैं इसके वो क्वेश्चन कौन से होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के साधन हैं। तो लिखित परीक्षा, शास्त्रागार, प्रश्नावली, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन के साधन कौन से हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर B.S. ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया खाली जगह से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, लेकिन इसमें देखना शिक्षण उद्देश्य दिया है, सीखने के अनुभव दिए हैं, मूल्यांकन के साधन दिए, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? उपयुक्त सभी होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है?
निरीक्षण, शास्त्राकार, पढ़ता, सूची, प्रश्नावली, संचित अभिलेख, सामर्थ्य जांच, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? उपयुक्त सभी। इस तरह से अब हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा परीक्षण। कौन सा होगा? परीक्षण। परीक्षण में आपको पढ़ना पड़ेगा मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। इनका विवरण डिटेल से पढ़ना होगा। उसके बाद फिर आपके पास आएगा अच्छे मूल्यांकन। दूसरे नंबर पर आएगा अच्छे मूल्यांकन की विशेषता, जिसमें आपको वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, इस तरह से पढ़ना होगा। इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल देवा सर क्लासेस से जुड़े रहें। देवा फौजदार सर क्लासेस से जुड़े रहें, क्योंकि इसमें मैथ, साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और हिंदी, जो रीट में जो सब्जेक्ट आती है, इनकी जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उनको बहुत ही अच्छे स्तर से समझाया जाएगा। क्योंकि आप 52 नंबर जो शिक्षण विधि आएंगी उसमें से आप 45 प्लस कर सकते हैं आसानी से। और यदि आपने इन शिक्षण विधियों को और ढंग से पढ़ लिया तो आप 50, 51 या 52 भी कर सकते हैं। यदि आप कोई यूपी टीजीटी की तैयारी करना चाहता है तो 20 अप्रैल 2021 से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। जो भी मैथ साइंस वाला स्टूडेंट हो वह ज्वाइन कर ले। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।